हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। हम सभी लोग अपनी एक एग्रीकल्चर की एक सीरीज़ कर रहे हैं जो हमारे विभिन्न स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत एजीटीए की वैकेंसी, एसटीए, एग्रोनॉमी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे जो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 275 नंबर था। इससे पूर्व के हम सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उस पर हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि LER-1/LER गुणे मिश्रित अंतर फसल का मूल्य सूत्र सूचक है। मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो, लीफ एरिया इंडेक्स, IER का। तो हमारा जो मॉनेटरी एडवांटेज इंडेक्स का है, इसका उत्तर सही उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है कि लीसा का जो शब्द है यह किससे संबंधित है। लीसा शब्द का जो संबंध है वह किससे है, तो जैविक खेती से संबंधित है। जो लीसा है LISA, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है यह किससे संबंधित है, जैविक खेती से। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो लो एनर्जी इनपुट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सतत। तो हम जैविक खेती से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जैविक खेती है क्या। इसके अंतर्गत कृषि करने का वह तरीका शामिल होगा जिसमें कीटनाशकों के प्रयोग जो हैं वो बहुत कम किए जाएं, तथा भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल चक्र, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। तो जैविक खाद क्या है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। इनको अपना साइड में करते हैं, अगला पेज देखते हैं कि जैविक खेती क्या है। जैविक खेती क्या है। जैविक खेती, इसमें कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। जो कीटनाशकों का जो प्रयोग किया जाएगा वह कम से कम किया जाएगा। भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए फसल चक्र, कंपोस्ट खाद एवं हरी खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा। कंपोस्ट खाद का अधिक इस्तेमाल। तो इसे जैविक खेती कहेंगे। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कि जैविक खेती के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, जैविक उत्पादन हो गया, हैंडलिंग की विधि होगी, कटाव एवं क्षरण हो गए, उर्वरता जैसे कोई जैविक खेती के सिद्धांत माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं, जैविक खेती के जो सिद्धांत अगर पूछा जाता है निम्नलिखित में से जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक खेती का सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अगर सही ऑप्शन क्या होंगे, मतलब जो हैं जैविक खेती के सिद्धांत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, जैविक उत्पादन हो गया, हैंडलिंग की विधि हो गई, कटाव एवं क्षरण हो गया, ये सभी जो हैं जैविक खेती के सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। जैविक खेती का महत्व क्या है, तो जैविक खेती प्राकृतिक संतुलन और हमारे पर्यावरण को हरा भरा बनाए रखने के लिए जैविक खेती जो है महत्वपूर्ण है। अच्छा, हम कुछ आंकड़े जारी किए गए थे कृषि मंत्रालय के तहत 2020 में, करीब हालिया के आंकड़े तो नहीं देखने को मिले हैं, किंतु जो पुराने आंकड़े हैं उनको हम देख लेते हैं अपने। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, देखने को मिल जाए। किसान एवं कृषि मंत्रालय के अनुसार, किसान कल्याण एवं जो कृषि मंत्रालय है हमारा, उसके द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार, जो कि हमारी जैविक खेती से संबंधित हैं। वर्तमान समय में सिक्किम एक ऐसा ही राज्य है, सिक्किम, वर्तमान समय में सिक्किम ही मात्र एक ऐसा राज्य है जो पूर्णतः जैविक खेती पर आधारित है। पूर्णतः किस पर आधारित है, तो जैविक खेती पर आधारित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा एक ऐसा राज्य है, भारत देश का कौन सा एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर निर्भर है, तो सिक्किम। तात्पर्य है कि जहाँ की जो अधिकांश खेती की जाती है वह जैविक खेती के माध्यम से ही की जाती है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत के कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके 50% भाग पर जैविक खेती होती है, अर्थात 50% मतलब उनकी कुल भूमि का, जो कृषि योग्य भूमि है उनकी कुल भूमि का करीब 50% भाग पर जैविक खेती की जाती है, तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर निर्भर है, तो हमारा सिक्किम हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी जो 50% भूमि है, जो उनकी भूमि है 50% भाग पर उनके करीब जैविक खेती की जाती है, तो राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और मध्य प्रदेश हो गया।
भारत के कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिन पर अभी भी उनकी कुल भूमि पर बोई गई फसल के हिसाब से केवल 10% भाग पर ही जैविक खेती की जाती है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं भारत के जिन पर जो बोया गया क्षेत्रफल होता है उसका करीब 10% भाग पर ही जैविक खेती की जाती है। तो 10% के अंतर्गत कौन कौन से हैं? सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। यहाँ पर कुल भूमि पर बोई गई फसल के हिसाब से बात की जा रही है। जो कुल बोई गई भूमि है, जो कुल भूमि पर बोई गई फसल के हिसाब से 10% भाग पर जैविक खेती की जाती है। तो कौन कौन से हैं? सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, उत्तराखंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। इन पर 10% भाग पर भूमि पर बोई गई फसल के हिसाब से उत्पादन किया जाता है जैविक खेती के आधार पर। अब हम बात करते हैं कि कितने हेक्टेयर जो भूमि है उस पर खेती की जाती है जैविक खेती से जो संबंधित है। अच्छा, इनके आंकड़े किनके द्वारा जारी किए गए हैं? तो मार्च 2020 में कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए हैं। तो उस आधार पर हम क्या देखते हैं कि करीब 2.7 मिलियन हेक्टेयर 2.78 मिलियन हेक्टेयर जो खेती की जाती है, कृषि भूमि पर जैविक खेती की जाती है। भारत में कुल बोई गई कृषि भूमि के हिसाब से अगर बात करें जो कि यह कितना है? भारत में कुल बोई गई कृषि भूमि में सिर्फ यह 2% है। भारत में 2.78 मिलियन हेक्टेयर पर कृषि भूमि पर जैविक खेती करी जाती है। भारत में अगर कुल बोई गई कृषि भूमि के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ यह 2% है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में यह सिर्फ 0.76 मिलियन हेक्टेयर है। 0.76 मिलियन हेक्टेयर है। यह भारत की कुल जैविक खेती का लगभग 27% है। अगर मध्य प्रदेश की बात करिए कितना एरिया है, तो करीब 0.76 मिलियन हेक्टेयर का क्षेत्र है। यह भारत की कुल जैविक खेती का करीब 27% है। भारत की कुल जैविक खेती का करीब 27% यह होगा। अब हम इसके महत्वपूर्ण सिद्धांत देख लेते हैं। हालांकि सिद्धांत इतने महत्वपूर्ण नहीं है प्रश्न के एग्जाम के लिहाज से, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये तो पेपर का पैटर्न समय के साथ साथ बदल रहा है, तो आपको उसके हिसाब से तैयार होना होगा। कुछ सरल चीज़ें भी पढ़नी होंगी, कुछ कठिन चीज़ें भी पढ़नी होंगी। तो एक बार सुन लेते हैं। जो जैविक खेती के सिद्धांत क्या हैं? तो ये जैविक उत्पादन को बढ़ावा देती हैं। नंबर 1 हो गया हमारा। नंबर 2 हो गया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं हैंडलिंग की विधियों को बढ़ावा देती हैं। नंबर 3 क्या हो गया? खेती स्वास्थ्य के अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है, यह खेती पर्यावरण के प्रदूषण को भी कम करने वाली होनी चाहिए। कि यह खेती मिट्टी के कटाव एवं क्षरण को रोकने वाली होनी चाहिए। जैविक खेती जो करी जाती है उससे मिट्टी का जो कटाव है, क्षरण हो, वह कम हो। ठीक है, जैविक विविधता को बनाए रखा जाना चाहिए। खेती की मिट्टी जो उर्वरता वह काफ़ी लंबे समय तक बनी रहे। खेती कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों एवं सामग्री का पुनर्चक्रण करने में भी सहायता करे। तो ये सभी हमारे सिद्धांत हो गए उसके एग्रीकल्चर के। तो आपको हमने जैविक खेती को विस्तृत रूप से बता दिया। उससे संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए थे किसान मंत्रालय के द्वारा, हमने उस पर भी बात कर ली। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सूखे के दौरान ज्वार के पौधे में धुरिन का संश्लेषण किस भाग में होता है? तो अगर हम बात करते हैं कि सूखे के दौरान, ड्राट के दौरान ज्वार के पौधे में धुरिन का जो संश्लेषण होता है वह किस भाग में होता है? तो उसकी जड़ों में होती है। जो ज्वार पौधे की जड़ें होती है वहाँ पर धुरिन का संश्लेषण होता है। निम्न में से जौ की कौन सी ऐसी एक किस्म है जो सूत्रक्रम के प्रतिरोधी है? राजकिरण RD 387 जो जौ की जो किस्म है सूत्रक्रम के प्रतिरोधी है। अगर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी किस्म है जो जौ की है, तो RD 387 आप इसको ऐसे भी याद रखिए। सभी ग्रेन लेग्यूम में उच्च प्रकाश श्वसन का कारण होता है। सभी ग्रेन लेग्यूम में उच्च प्रकाश श्वसन का कारण क्या होता है? तो C3 क्रियाविधि होती है। अच्छा, हमने पूर्व के लेक्चर में C3 प्लांट कौन कौन से हैं, C3 प्लांट कौन कौन से हैं, कैम प्लांट कौन कौन से हैं, C4 प्लांट कौन कौन से, इन पर बात कर लिए। बहुत ही एग्रीकल्चर में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। अच्छा, हम इन पर एक बार उदाहरणों पर इनके फिर से नज़र डाल लेते हैं कि ताकि आपको और अच्छे से याद रहे।
तो ये पादप हो गया। C3 प्लांट इधर लिख लेते हैं, इधर हम कैम प्लांट लिख लेते हैं, इधर हम C4 प्लांट लिख लेते हैं। इन पर हम एक बार फिर से इनके एग्जाम्पल पर नज़र डाल लेते हैं क्योंकि पूछे जाते रहे। अच्छा, C3 प्लांट को अगर हम बात करें तो इसके अगर उदाहरण की बात करें तो सूरजमुखी हो गया हमारा, सूरजमुखी हो गया। आप एक ही दो उदाहरण नहीं सारे याद रखें, ये कई बार पूछे गए। पालक हो गया, फलियां हो गया। मान लो आपको युग्म दे दे मिलाने के लिए, आपने एक ही याद रखा है नाम तो दिक्कत हो जाएगी फिर। सूरजमुखी हो गया, पालक हो गया, फलियां हो गई, चावल हो गया, कपास हो गया, चुकंदर हो गया। C3 प्लांट के उदाहरण कौन कौन से? सूरजमुखी हो गई, पालक हो गया, फलियां हो गई, चावल हो गए, कपास हो गए, चुकंदर हो गई। अब हम बात कर लें कैम प्लांट की तो नागफनी हो गए, घिवकुआर हो गए। अच्छा, हमने इस पर विस्तृत रूप से अच्छे से आपको समझाया है इसके पूर्व के लेक्चरों में। नागफनी हो गई, घिवकुआर हो गई। C4 प्लांट की अगर हम उदाहरण बात करें तो मक्का हो गया हमारा, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, अनानास हो गया, अनानास हो गया, सोयाबीन हो गया। मक्का तथा गन्ना को लेकर के अधिकांश प्रश्न पत्र जो एग्रीकल्चर के उसमें प्रश्न आए हुए हैं, लेकिन आप अतिरिक्त उदाहरण भी याद रखें। C4 प्लांट के बारे में एक अन्य तथ्य पर बात करें तो ये करीब पृथ्वी पर लगभग 5% पाए जाते हैं। ये एक बार आयोग के तहत पूछा हुआ प्रश्न है कि लगभग C4 प्लांट जो पाए जाते हैं करीब कितने परसेंट है, तो 5% है। तो C3 प्लांट के उदाहरण कौन से हैं एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। सूरजमुखी हो गए, पालक हो गए, फलियां हो गई, चावल हो गए, कपास हो गए, चुकंदर हो गई। कैम प्लांट के उदाहरण कौन से हैं? नागफनी हो गए, घिवकुआर हो गए। C4 प्लांट कौन से हैं? तो मक्का हो गया, गन्ना हो गया, ज्वार हो गया, अनानास हो गया, सोयाबीन हो गया। अगले हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि गेहूं में किस तत्व की पूर्ति करने से पोलन वाइबिलिटी की अच्छी रहती है। गेहूं में कौन सा एक ऐसा तत्व है अगर उसकी पूर्ति उचित तरीके से की जाए तो पोलन वाइबिलिटी जो है वह अच्छी रहती है? बोरान। बोरान एक ऐसा तत्व है अगर इसकी उचित पूर्ति की जाती है तो पोलन वाइबिलिटी जो है अच्छी रहेगी। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन गैस जो है ग्रीन हाउस गैस है। अब हम ग्रीन हाउस क्या है, इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं, क्योंकि ये बहुत चर्चित प्रश्न रहा है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं कि ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं और इससे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं हमारे प्रश्न पत्र के लिहाज से उस पर बात कर लेते हैं। वायुमंडल में ऊष्मा को फैलाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। आमतौर पर अगर परिभाषा कहें क्या है तो इसकी जो ऊष्मा को फैलाने वाली गैसें हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अच्छा, जैसे सूरज की जो रोशनी से किरणें आती हैं, ठीक है, तो वायुमंडल से होकर के गुजरती हैं। जब सूरज से जो किरण सौर विकिरण हमें प्राप्त होता है, ऊर्जा के रूप में जो सौर विकिरण प्राप्त होती है, वह तो जो हमारा वायुमंडल है वह उसके लिए पारदर्शी सीमा की भांति कार्य करता है, तो आर पार होकर के आ जाती हैं। लेकिन उस गर्मी को वायुमंडल से जब वापस जब उससे परावर्तित होती है पृथ्वी की सतह से, तो वापस जाने में अवरोध का कार्य करती है। वायुमंडलीय सीमा अवरोध का काम करती हैं, जिससे हमारी जो गैसें हैं उस पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी करने लगती हैं, तो जिसे हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अब हम देख लेते हैं ग्रीन हाउस गैसें जो हैं कौन कौन सी। तो इसको इधर साइड में करते हैं। ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं, इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई हमारी, मीथेन हो गई हमारी CH4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, CH4, मीथेन हो गई हमारी,
नाइट्रस ऑक्साइड हो गया N2O, फ्लोराइनेटेड गैसें ये भी आई हैं जो उच्च लेवल के एग्जाम हैं उनमें पूछे गए हैं। तो फ्लोराइनेटेड गैसें हो गई, ओजोन हो गया, जलवाष्प हो गया। जलवाष्प को लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस है कि नहीं है, तो आप इसको याद रखिए कि जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, फ्लोराइनेटेड गैसें हो गई, ओजोन हो गई, जलवाष्प हो गई, ये सभी हमारी कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दे दे, एक जो नहीं है उसका दे दे। तो आप लोग इसके नाम याद रखिए। अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैस की जो मुख्य गैस होगी वह कौन सी होगी, सर्वाधिक प्रचलित गैस कौन सी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जिससे ज़्यादा पृथ्वी को हानि होती है। टेम्परेचर में बढ़ोतरी लगातार किसके कारण से देखने को तो मिल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका योगदान अहम है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त कैसे होती है, तो कोयला हो गई, प्राकृतिक गैस, तेल, जीवाश्म ईंधन, ये सभी इनके माध्यम से प्राप्त होती है। ठोस अपशिष्ट हो गए, पेड़ और अन्य जैविक सामग्रियाँ हो गई, इनके रासायनिकरण के अभिक्रिया के फलस्वरूप हो गए। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटा दें, जब इसे जैविक चक्रण के हिस्से के रूप में पौधों द्वारा अवशोषित किया जाता है तब। और हम थोड़ी एडिशनल जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है ग्रीन हाउस से लेकर के। आपने महत्वपूर्ण गैसें कौन कौन सी हम लोगों ने उन पर चर्चा कर लिया है। 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल, ये बहुत ही प्रचलित प्रश्न रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल। अगर प्रश्न आए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1992 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह जलवायु परिवर्तन पर, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए संबंधित है। यह जो बहुदलीय एक सम्मेलन हुआ था, तो किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैसों की, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित रहा। 1992 में क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से को कम करने से संबंधित रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बन सकते थे उस पर बात कर ली। और ज़रा एक बार परसेंटेज पर बात कर लेते हैं। प्रतिशत भी पूछा जाता रहा है जो उच्च परीक्षाएं हैं। देखो, हमारा मतलब ये नहीं कि हम आपको बहुत सारे प्रश्न जल्दी जल्दी कवर करा दें, हमारा तात्पर्य है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और जो संभावित प्रश्न भी बन सकते हैं हम उन पर भी चर्चा करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है। इधर लिख लेते हैं कौन कौन सी गैसें हैं। इधर लिख लेते हैं प्रतिशत में अवशोषण का मूल्य क्या है। इसे हम प्रतिशत में अवशोषण मूल्य इसका क्या रहेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो इधर लिखते हैं पहली गैस जो ओजोन है, इसका 10.2%। तो क्या है, प्रतिशत में अवशोषण का मूल्य इसका ओजोन का कितना है, तो 10.2%, ठीक है, ओजोन का हो गया। अगर मीथेन की हम बात करें, मीथेन की अगर हम बात करें तो 16.3%। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें, CO2 की अपने बात करते हैं तो कितना है, 56.4%। नाइट्रो ऑक्साइड, का परसेंटेज कितना है, तो 5.4%। तो सर्वाधिक अगर हम बात करें, सर्वाधिक अहम कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ओजोन गैस का कितना है, 10.2%। मीथेन का कितना है, 16.3%। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 56.4%। और नाइट्रो ऑक्साइड का कितना है, 5.4%। तो उम्मीद है आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो सभी समझ में आ गए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, धान में खैरा रोग किसके कारण से होता है। जो धान का खैरा रोग है किसके कारण से होता है, कवक संक्रमण के माध्यम से, जस्ते की कमी, पोटास अधिक देने से, जीवाणु संक्रमण से। तो जस्ते की कमी से होता है।
किसके माध्यम से होता है? तो जस्ते की कमी के कारण धान का खैरा रोग हो जाता है। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है। किसके उपयोग से मृदा संरचना में सुधार होता है? सुपर फास्फेट के प्रयोग से मृदा संरचना में सुधार होता है। मृदा में जो द्रव्य चालिता का संबंध होता है किससे होता है? कोशिका के सरंध्रता से, आकेशिका सरंध्रता से, कुल सरंध्रता से, जल धारण क्षमता से। तो किससे होता है? कुल सरंध्रता से। अगला हमारा प्रश्न है, किस मुख्य माध्यम से पौधों की जड़ों में पर फास्फोरस व पोटेशियम आयन गति करके पहुंचते हैं? जड़ अवरोध, समूह प्रवाही, विसरण। तो विसरण से। और जो नत्रजन विसरण है उसके माध्यम से पौधों की जड़ों पर पहुंचता है। कार्बनिक पदार्थ में कितने प्रतिशत से नीचे सल्फर होने पर एम्बोलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? 0.45%, 0.60%, 0.30%, 0.15%। तो 286 क्वेश्चन हमारा क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 0.15%। ऑर्गेनिक कार्बन किसका मापक है? अगर प्रश्न आता है कि ऑर्गेनिक कार्बन जो है किसका मापक है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मृदा में उपलब्ध नत्रजन का, मृदा में उपलब्ध फास्फोरस का, मृदा में उपलब्ध पोटास का, मृदा में उपलब्ध मैग्नीशियम का। तो मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का। ऑर्गेनिक कार्बन जो है वह किसका मापक होगा? मृदा में उपलब्ध नाइट्रोजन का या नत्रजन का। तराई क्षेत्र की मृदा में किसकी कमी होती है? जो तराई क्षेत्र होती है, तराई मिट्टी जहाँ ऊपर होती है, तो उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की पाई जाती है, गंधक की पाई जाती है, जस्ते की पाई जाती है। तो इसका उचित उत्तर क्या होगा? जस्ते की कमी जो है पाई जाती है। जो तराई क्षेत्र की जो मृदाएं होती हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत दलदल पाया जाता है, पानी की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो जस्ते की कमी पाई जाएगी यहाँ पर। मृदा संरचना का संबंध किससे? हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर पर बात कर ली थी। आगे जब हम सॉइल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की चर्चा कर रहे होंगे तो हम मृदा स्ट्रक्चर के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि ऊपरी परत में कौन से तत्व पाए जाते हैं, निचले परत में कौन से तत्व पाए जाते हैं, इन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है। तो अभी इसको हम मात्र प्रश्न के हिसाब से इसके उत्तर देख लेते हैं। मृदा कणों की व्यवस्था को मृदा संरचना किसे कहते हैं? तो मृदा कणों की व्यवस्था को कहते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक का प्रतिशत कितना होता है? जो सिंगल सुपर फास्फेट है उसमें गंधक का प्रतिशत कितने % पाया जाता है? 8%, 12%, 16%, 20%। तो 12% पाया जाता है। निम्नलिखित मृदा में से किस मृदा की द्रव चालिता सबसे कम होती है? अम्लीय मृदा, लवणीय मृदा, दोमट मृदा, क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा होती है। निम्नलिखित मृदाओं में से किस मृदा की द्रव चालिता सबसे कम होती है? तो क्षारीय मृदा की जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है वह काफ़ी कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। अच्छी गुणवत्ता युक्त गोबर की खाद का कार्बन नत्रजन अनुपात से अधिक नहीं होना चाहिए। 10:1। अगर आपका प्रश्न कठिन बनाना चाहेंगे आयोग तो चाहेगा तो इस प्रकार के प्रश्नों को महत्वपूर्ण रूप से उसमें डालेगा। अगर हल्का अपेक्षाकृत मीडियम रखता है तो इन प्रश्नों का हालांकि कोई महत्व नहीं, क्योंकि ये काफ़ी जीआरएफ वगैरह संबंधित पूछे गए प्रश्न हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन लगभग कितना होता है? तो 2.24 × 10⁶ किलोग्राम। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की ऊपरी 15 सेंटीमीटर मृदा का वजन कितना होता है? जो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की अगर हम बात करें उसमें जो ऊपर 15 सेंटीमीटर मृदा होगी उसका वजन लगभग कितना होता है? तो 2.24 × 10⁶ किलोग्राम। मृदा में किस तत्व की सांद्रता जो होती है सबसे अधिक होती है? मृदा में कौन सा तत्व संपूर्ण रूप से सबसे अधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मृदा में किस तत्व की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो ऑक्सीजन की सबसे सर्वाधिक होती है। यदि मृदा की गुरुत्वीय नमी 15% और स्थूल घनत्व बग डेंसिटी जो है वह करीब 1.4 ग्राम घन सेंटीमीटर है, तो उसकी घनफल नमी की प्रतिशतता क्या होगी? हमने एक बार बात की थी कि न्यूमेरिकल जो होंगे उनसे संबंधित है, अपना एक अलग चैप्टर कर लेंगे, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 296। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो देखते हैं। फ्लोक्लेशन जो है मृदा कणों का जम जाना से संबंधित है क्या? डिस्पर्सन जो है मृदा कणों का दूर दूर हो जाना है? कोहेजन क्या है? मृदा कणों का आपस में लगाव है? संरचना क्या है? मृदा कणों का अपेक्षित वितरण है? हमें सॉयल साइंस में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो इसका कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
संरचना मृदा कणों का अपेक्षित वितरण, यह सही नहीं है। अगर पूछा जाए कि फ्लोकुलेशन का संबंध किससे है तो मृदा कणों का जम जाना। अगर प्रश्न आता है कि मृदा कणों का जम जाना के लिए उचित टर्मिनोलॉजी कौन सी होगी तो फ्लोकुलेशन कहलाया जाएगा। अगर प्रश्न आता है कि मृदा कणों का दूर दूर हो जाना, जो मृदा कण हमारे हैं वह दूर दूर हैं तो वह उनका हो जाना क्या कहलाएगा, डिस्पर्सन कहलाएगा। मृदा कणों का आपस में अगर लगाव की बात किया जाए, जुड़ा होना, क्या कहलाएगा, उनका कोहेजन कहलाएगा, कोहेंशन कहलाएगा। तो फ्लोकुलेशन क्या है, डिस्पर्सन क्या है, कोहेंशन क्या है, आप इस पर इससे संबंधित जो फैक्ट है याद रखें। टिल्थ का संबंध किससे है, टिल्थ का संबंध किससे है, अगर आपसे पूछा जाए कि टिल्थ का संबंध किससे है तो आप लोग क्या करेंगे, मृदा पुंज का आकार, मृदा कणों का नाप वितरण, मृदा पुंज की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। तो इसमें से उचित आंसर क्या होगा इसका, उपरोक्त सभी होगा। मृदा पुंज का आकार, मृदा कणों का नाप वितरण, मृदा पुंज की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। सोयाबीन के बीज में क्रमशः तेल व प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, जो सोयाबीन का बीज है और उसमें जो तेल व प्रोटीन कितने % है, जो सोयाबीन के जो बीज होते हैं उसमें तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है और प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तेल की, तेल कितने % पाया जाता है तो तेल पाया जाएगा 20%। अगर हम बात करें प्रोटीन कितने % पाई जाएगी तो 40%। तो करीब दूना समझ लीजिए आप, तेल में कितना % है तो 20%, प्रोटीन कितने % है तो 40%। आप ऐसे याद रखिए कि सोयाबीन की दुगनी मात्रा होगी उसमें, तेल की 20, 20 दूना 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, अम्ल निर्माण करने वाले उर्वरक और तुल्यांकीय अम्लता। यह भी न्यूमेरिकल है, फिर भी आप इसका उत्तर देख लीजिए। यूरिया का 60 तुल्यांकीय अम्लता, यह सुमेलित सही नहीं है। गुणवत्ता के आधार पर सूरजमुखी का तेल अच्छा माना गया है क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, संतृप्त वसीय अम्लों की कम मात्रा, असंतृप्त वसीय अम्लों की कम मात्रा, संतृप्त अम्लों की अधिक मात्रा, असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिक मात्रा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, असंतृप्त वसीय अम्लों की अधिक मात्रा। अच्छा, इसका प्रयोग हृदय रोगियों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार का भी प्रश्न मिलता है कि सूरजमुखी का जो तेल होता है इसका प्रयोग, सूरजमुखी का तेल जो प्रयोग होगा किन प्रकार के रोगियों के लिए किया जाता है, तो जो हृदय से जिनको तकलीफ होती है, हृदय रोगी जो होते हैं हमारे, उनके लिए बेहतर माना जाता है। निम्नलिखित में से फसलों में से किस फसल में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए दो तरफा सहजीवी संबंध पाया जाता है। तो सेसबेनिया रोस्ट्रेटा के, ये हमारा सही होगा, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। अच्छा, राजमा का वैज्ञानिक नाम क्या है तो फेजियोलस वल्गैरिस है। अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या है, केजेनस कजान है। यह भाई कई बार पूछा गया कि अरहर का जो वनस्पति जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो केजेनस कजान है। ढैंचा सेसबेनिया रोस्ट्रेटा है। सोयाबीन का क्या है, ग्लाइसिन मैक्स है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है तो ग्लाइसिन मैक्स है। किन फसल में सबसे ज़्यादा जीवनाशक रसायनों का प्रयोग होता है, कौन सी ऐसी फसलें हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से जीवनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है, तो कुसुम से संबंधित, सॉरी इसमें इसका ये हो गया, कपास। किस फसल में सबसे ज़्यादा जीवनाशक रसायनों का प्रयोग किया जाएगा, तो जो कपास फसल है उसमें सर्वाधिक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। कैनोला का संबंध किससे है, कैनोला का जो संबंध है वह किससे है, तो सरसों से संबंधित है। कैनोला किससे संबंधित होगा, सरसों से। निम्नलिखित में से आलू की टीपीएस किस्म कौन सी है, एचपीएस 1/113। तो एचपीएस ये आपकी आलू की टीपीएस किस्म है एक प्रकार की। फास्फोरस की गणना करने के लिए P2O5 को किससे गुणा करना चाहिए, जब हमें फास्फोरस की गणना करनी होगी तो उसको किससे, P2O5 को किससे गुणा किया जाना चाहिए, 0.437 से अगर हम गुणा कर दें P2O5 को तो करीब हमें फास्फोरस की उचित मात्रा प्राप्त हो जाएगी। अगर P2O5 को 0.437 से गुणा किया जाएगा और P2O5 में अगर हम सिर्फ P की मात्रा ज्ञात कर रहे हो तो उसके लिए हम करीब P गुणे 2.29 से भी गुणा कर सकते हैं, P की जब हमें ज्ञात करनी होगी। P2O5 बराबर P गुणे 2.29।
फास्फोरस की गणना करने के लिए P2O5 को किससे गुणा करना चाहिए, तो P2O5 को गुणा किया जाएगा तो करीब P बराबर का P2O5 इंटू, अब हम बात करते हैं P2O5, अगर P हमें ज्ञात करना है तो P2O5 को किससे गुणा करेंगे, तो P2O5 को हम 0.437 से गुणा करेंगे, 0.437 से गुणा करेंगे। तो जब हमें P2O5 से अगर हम बराबर करेंगे P2O5 बराबर तो P गुणे 2.29, ठीक है, ये वाला हो जाएगा इधर। अगर हम P ज्ञात करेंगे तो P बराबर P2O5 इंटू 0.437 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका सही उत्तर इसमें क्या होगा, 0.437। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। हमारी यह सीरीज निरंतर जारी रहेगी। उम्मीद है आपके यह प्रश्न में या आपकी सफलता में रंग लाएगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।